हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है आदित्य और मैं पढ़ता हूँ ट्रिपल आईटी श्री सिटी में सीएससी ब्रांच में। हम देख रहे थे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, या फिर जो हम बेटर जानते हैं मोल कॉन्सेप्ट्स के एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस पे। और पिछली क्लास में हमने खत्म करा था वो एग्जैक्टली हमारे क्वेश्चन नंबर 28 पर, जो कि था ये यहाँ पर जो सॉल्व कर रखा है हमने, गे लुसाक्स लॉ का ये वाला जो क्वेश्चन था। अब आगे का देखें क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है, इफ टू एलिमेंट्स कैन combine to form more than one compound, the masses of one element that combined are fixed. So base with a fixed mass of another are in a whole number ratio. तो बेसिकली ये इतना बोल रहा है कि हमारे जो दो कंपाउंड हैं वो फिक्स्ड वाले जो मास के रेशियो में है उसमें ज्वाइन होते हैं, राइट। जो कि हम जानते हैं कि ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शंस फॉलो करता है। तो इससे आपका क्वेश्चन नंबर जो बी है 29 का बी, वो भी हमारा क्लियर हो जाता है कि वो हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शंस है। और इसके रिलेटेड बेस्ट एग्जांपल है हमारा वाटर, जो कि हमारा H2O है ना। तो हमेशा एक वो हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं, और फिर वो जो रेशियो है वो मल्टीपल प्रोपोर्शंस का जो लॉ है पर्टिकुलरली वो फॉलो कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 30 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। ठीक है। तो हमने एक, आपने अगर पढ़ा होगा कि जो एवरेज एटॉमिक मास है वो बेसिकली होता है अबंडेंस। अब देखो आइसोटोप्स के केस में क्या होता था, अबंडेंस इनटू एटॉमिक मास, है ना। तो अभी हम देखें तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, अबंडेंस ऑफ ये इनटू मोलार मास, यानी कि 1 बेसिकली। फिर अबंडेंस ऑफ दूसरा वाला या इनटू मोलार मास, और डिवाइड कर देंगे उसे 100 से, है ना। उसे जब हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो यू के यूनिट्स में, जो कि हमारा बेसिकली एटॉमिक यूनिट था मास का, उसमें आ जाएगा। तो इसको अगर मैं सॉल्व करने को कोशिश करूं तो ये क्या बनेगा, 99.985 इंटू वन, है ना। 99.985 इंटू वन प्लस 0.015 इंटू टू। और हमेशा याद रखना एवरेज के लिए हम डिवाइड कर देंगे इसको बाय 100। ये अगर हम ऊपर वाला सॉल्व करेंगे तो बेसिकली ये आएगा 100.015 डिवाइडेड बाय 100। 100.015 डिवाइडेड बाय 100 हमने करा, तो फिर ये क्या आएगा, ये आएगा 1.00015 यू यूनिट्स में। ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। फॉर्मूला बेसिकली क्या है उसका अगर हम जाने, अबंडेंस इनटू मास, और ये हम डिवाइडेड बाय 100, और ये हम किसके लिए करेंगे, सारे हमारे जो भी यहाँ पर वो आइसोटोप्स दिए, सो आई के डाल दूंगा मैं। ठीक है, सिग्मा आई इक्वल टू 1, और मैं अज्यूम कर रहा हूँ एन एलिमेंट्स। बेसिकली इस फॉर्मेट में हमारा ये फॉर्मूला है। अगला क्वेश्चन एक और बढ़िया क्वेश्चन है ये। सो बेसिकली हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन गैस इज प्रिपेयर्ड। तो एक इक्वेशन दिया है हाइड्रोजन गैस के प्रिपरेशन का। अब वो बोल रहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड एट एचटीपी व्हेन 32.65 ग्राम्स ऑफ जिंक रिएक्ट्स विद HCl। ठीक है। 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाइज 22.7 लीटर्स एंड द एटॉमिक मास ऑफ जिंक दिया है। ठीक है। तो अगर मैं ये वाला इक्वेशन लिख के दिखाऊं तो ये क्या है, बेसिकली मेरा जो जिंक है वो मेरे रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ, क्या देने के लिए, हाइड्रोजन, जो कि मेरा मेन प्रोडक्ट बेसिकली है, और एक साइड प्रोडक्ट जिंक क्लोराइड जो कि है ZnCl2। ठीक है, ZnCl2 दे रहा है। अब अगर हम देखें तो क्वेश्चन में बोल रखा है कि 63.5, है ना। अगर ये अब बैलेंस इक्वेशन लिखे तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, और इसी के साथ ये पूरा इक्वेशन बैलेंस हो गया। ठीक है, 2। अब यहां पर हम देख सकते हैं कि 63 पॉइंट, ओके इसको
63.5 ग्राम जिंक का मेरे को कितना हाइड्रोजन दे रहा है? मेरे को एसटीपी में 22.7 लीटर ऑफ हाइड्रोजन दे रहा है वो। ठीक है। अब उन्होंने बेसिकली मेरे को बोला है कि मेरे पास अब है 32.65 ग्राम्स। ठीक है, 32.65 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन दे रहा है। उन्होंने जिंक दिया है। तो अब ये बोल रहा है कि ये मेरे को कितना लीटर ऑफ हाइड्रोजन मिलेगा बेसिकली, है ना। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कितना लीटर में दिया है। ये एसटीपी का रिएक्शन है, ये एसटीपी से आया है। और क्योंकि ये वाला पार्ट एसटीपी से आया, दूसरा वाला हमको ढूंढना है। अब यूनिटरी मेथड अगर हम लगाएंगे, हम बोल देंगे अननोन को एक्स। एक्स से क्या करना है बेसिकली हमको, फिर एक्स इंटू 63.5 इज इक्वल टू 22.7 इंटू 32.65। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो फिर x के लिए 22.7 इंटू 32.65 डिवाइडेड बाय 63.5। इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली 11.35 के करीब आएगा। और उसका यूनिट लीटर्स में आएगा। तो बेसिक यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन था, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन देखते हैं। द डेंसिटी ऑफ 3 मोलाल, मोलाल मतलब यहाँ पर हमको मोलालिटी दिया है ना, मोलाल या मोल, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज 1.110 ग्राम पर मिलीलीटर। तो हमको बोल रखा है कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है। अब हमको एक देखो, डेंसिटी दिया हुआ है और मास दिया हुआ है, राइट। मास दिया है और डेंसिटी दिया है, तो लेट्स सी क्या है। सो हमको गिवन है डेंसिटी जो कि है हमारा 1.110 ग्राम पर मिलीलीटर। फिर हमको दे रखा है 3 मोलार सोल्यूशन, यानी कि हमको दे रखा है यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स, राइट। सो मैं n बोल दूंगा, उसे 3 दिया है हमको। हमारा सोल्यूशन दिया है, यानी कि हमारा NaOH सोल्यूशन दिया है। NaOH का सोल्यूशन होता है 23 प्लस 16, 23 प्लस 16 प्लस 1। ठीक है। तो इसको अगर हम ऐड करें, इसका एटॉमिक मास आता है हमारा 40। तो हमको अब मोलर मास दिया है, ये भी दिया है। अब अगर हम देखें तो फिर टोटल मास हमको पता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलार मास। और मोलार मास पता है, नंबर ऑफ मोल्स पता है, तो मास निकाल सकते हैं छोटा m। और ये मोलार मास उसका 40 है। इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, हमें मिल रहा है मास टू बी 120 ग्राम्स। तो हमें NaOH का मास मिल गया, राइट। अब हमको बेसिकली क्या कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम। क्योंकि फाइनल क्वेश्चन में हमको बोल रखा है मोलारिटी ऑफ द सोल्यूशन, और हम जानते हैं मोलारिटी का फॉर्मूला जो है वो है हमारा नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर्स, है ना। और फिर डेंसिटी दिया हुआ है हमें, तो हम डेंसिटी को यूज करके वॉल्यूम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने मास निकाल लिया था। तो अब अगर मैं डेंसिटी को मास, वॉल्यूम बेसिकली क्या होगा, मेरा मास बाय डेंसिटी। अब मेरा मास कितना है, मेरा मास है 120, डेंसिटी कितना है 1.110, है ना, 1.110। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, ये आएगा करीब 1009 मिलीलीटर। ठीक है, 1009 मिलीलीटर। लेकिन हमने पढ़ा है मोलारिटी में वॉल्यूम हमेशा किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। तो इसको लीटर में अगर कन्वर्ट करें, 1.009 लीटर के करीब आएगा इसका, है ना। अब हमें वॉल्यूम भी मिल गया, मोल्स भी पता है। तो फाइनल अगर हमें मोलारिटी कैलकुलेट करना है, तो मोलारिटी क्या होता है, मोलारिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि 3 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, किसमें, लीटर में। तो
1.009, तो ये करीब आएगा 2.97 के करीब आएगा। ये आएगा करीब 2.97 के। तो ये है 3 मोलार सोल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स है ऑफ द सोल्यूशन 3 है, और डेंसिटी दिया है, फिर हमने बेसिक फॉर्मूलेज लगा के कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, अब आ गया है क्वेश्चन, इफ वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर विल मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन बी अफेक्टेड। सो आप, इसका आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 33 का? बेसिकली आंसर ये है कि मोलालिटी हमारे जो सोल्यूशन का होता है वो टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि अगर हमको याद है हमारे मोलालिटी का फॉर्मूला क्या था, मोलारिटी या मोलालिटी बेसिकली जो है वो है हमारा नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट केजी में। अब ना तो हमारा नंबर ऑफ मोल्स जो है टेम्परेचर की वजह से चेंज होता है, ना हमारा मास टेम्परेचर की वजह से चेंज होता है। तो क्योंकि दोनों चेंज नहीं होते हैं टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर चेंज में मोलालिटी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 अगर मैं देखूं, तो if 4 grams of NaOH dissolves in 36 grams of H2O, तो मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है ईच कॉम्बिनेशन तो उसका। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला अगर आप लोगों को याद है तो वो होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मान लो अगर मैं H2O का देखूं, तो H2O के नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला बेसिकली होगा कि मेरा जो मोल फ्रैक्शन होगा, मैं काई से डिनोट करते हैं जिसको, तो काई से जो हमें डिनोट करते हैं वाटर का मोल फ्रैक्शन बेसिकली होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो इस केस में दो चीजें वाटर और NaOH है ना, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा मोल फ्रैक्शन है। क्वेश्चन में दिया है 4 ग्राम्स ऑफ NaOH, तो NaOH का नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल सकते हैं, 4 डिवाइडेड बाय मोलर मास हमने इस 32nd क्वेश्चन में देखा था 40 आता है, अगर नहीं पता था 23 प्लस 16 प्लस 1। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH अगर मैं देखूं, ये बेसिकली कितना है 4 डिवाइडेड बाय 40, यानी कि 1/10। 1/10 मतलब 0.1 मोल के करीब होगा, करीब क्या 0.1 मोल्स ही होगा, है ना। सिमिलरली वाटर का अगर हम देखें तो वाटर का कितना होता है, 18 होता है मोलर मास वाटर का। सो एन वाटर का जो है ये होगा 18, 36 डिवाइडेड बाय 18, जो कि होगा 2 2 मोल्स। तो अब हमको बेसिकली H2O का मोलर मास वो निकालना है, तो वो कितना होगा 2 डिवाइडेड बाई, ये मैं निकाल रहा हूँ H2O का। ठीक है, तो हमें हमने अगर मैंने ये फॉर्मूला वापस दिखाऊं आपको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O जो कि हमको पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, मोल फ्रैक्शन देगा H2O का। मोल फ्रैक्शन इससे डिनोट होता है काई से, इसको काई बोलते हैं। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 2 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH जो कि आया 0.1। सो बेसिकली ये क्या है 2/2.1। अब 2/2.1 होगा 1 के थोड़ा कम, सो इट विल बी अराउंड 0.9 कुछ होगा। ठीक है, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो, 0.9 कुछ आएगा इसका भी। इसी तरह आपको अब निकालना है मोल फ्रैक्शन NaOH का, सो वो क्या होगा 0.1 डिवाइडेड बाई 2.1। ठीक है, तो ये तो आपने निकाल दिए मोल फ्रैक्शंस ऑफ एवरी। अब आपको क्या करना है, दूसरा पार्ट है डिटरमाइन द मोलारिटी ऑफ द सोल्यूशन। तो मोलारिटी का हमने क्या पढ़ा था, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम इन लीटर। अब है ना, अब अगर हम देखें तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं हमारे, है ना, टोटल सोल्यूशन का वो देखना है आपको, सोल्यूशन
मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन कितना होगा, मोल्स ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ अब अगर आपको वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा पहले, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कैसे निकालोगे, मास ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी। डेंसिटी के नाम पे आप देखिए उन्होंने हमें दे रखा है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो अगर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी यूज करेंगे तो उसको डेंसिटी की तरह यूज करेंगे तो हमें मूल्य मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा। वॉल्यूम कैसे मिलेगा, देखो 4 ग्राम NaOH है, 36 ग्राम वाटर है, तो टोटल मास कितना होगा 36 + 4 यानी कि 40। अब डेंसिटी दिया है 1, तो अब अगर हम डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करें तो हमें पता है वॉल्यूम जो है वो होता है डेंसिटी सॉरी मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी, राइट। मास कितना है 40, उप्स, मास कितना है 40 और डेंसिटी कितना है 1, सो 40/1 ये होगा 40। लेकिन यूनिट्स का ध्यान रखना, ये हमारा ग्राम पर ml है तो ml में आएगा ये। तो ये आपको बाद में लीटर में कन्वर्ट करना है क्योंकि वॉल्यूम की जो जरूरत होती है वो लीटर में होती है। और नंबर ऑफ मोल्स कितना है, बेसिकली 2 और 0.1 आएगा ना। लेकिन नंबर ऑफ मोल्स हमें किसका होगा, पानी का थोड़ी ना होगा वो। नंबर ऑफ मोल्स खाली NaOH का होगा क्योंकि NaOH एक सल्यूट की तरह ऐड कर रहे हैं हम, इसीलिए वो डिसॉल्व हो रहा है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स जो हम यूज करेंगे वो हम NaOH का यूज करेंगे क्योंकि वो सल्यूट है। और सल्यूट बेसिकली मोलारिटी डिटरमाइन करता है कि कितना सल्यूट डिसॉल्व हो रहा है पानी में, ओवरऑल मोलारिटी ये टाइप पे बता रहा है हमें, है ना। तो हम यूज करेंगे मोलारिटी का, अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ मोल्स बेसिकली 0.1 होता है, वॉल्यूम होगा 40, तो ये कितना होगा, ये होगा 40 नहीं होगा, ये 40 क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये ml में है। इसको अगर हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 0.04। सो 0.1 डिवाइडेड बाय 0.04, ठीक है, तो ये हमारा आएगा 2.5 के करीब। ठीक है, तो हमारा जो मोलारिटी है सॉल्यूशन का वो आ रहा है 2.5। अगले क्वेश्चन में आते तो हमें एक रिएक्शन दिया है, ओके, इज नोन एज, ओके, तो लिमिटिंग रिएजेंट बेसिकली एक ऐसा चीज है जो हमारे पूरे रिएक्शन में सबसे पहले खत्म होगा। आप ऐसा समझिए, जब जैसे ही लिमिटिंग रिएजेंट खत्म हो जाता है तो रिएक्शन इन अ वे प्रोडक्ट फॉर्म करना बंद कर देता है क्योंकि हमारे जो रिएक्टेंट्स खत्म हो गया है, अब रिएक्टेंट्स बचा नहीं है तो प्रोडक्ट आगे फॉर्म हो नहीं सकता। ठीक है, अब हमें बोल रहा है रिएक्शन है 2A + 4B इज इक्वल टू 3C- + 4D। 5 मोल्स ऑफ A रिएक्ट्स विद 6 मोल्स ऑफ B। लिमिटिंग रिएजेंट क्या है और कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ C फॉर्म्ड। ठीक है, ये C कार्बन नहीं है, ये कोई और ऐसे होगा कंपाउंड, उन्होंने C बोल दिया जनरल करने के लिए। ठीक है, अब अगर मैं रिएक्शन लिखूं तो ये रिएक्शन क्या है, बेसिकली ये रिएक्शन है 2A + 4B। 2A + 4B कितना दे रहा है मेरे को, 3C + 4D। ओके, ये रहा मेरा रिएक्शन। अब देखो, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमको चाहिए 2 मोल्स, ए के 2 मोल्स। तो यहां हम बात कर लेते हैं ए और बी के बारे में लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढने के लिए। ए के 2 मोल्स बी के 4 मोल्स को सेटिस्फाई कर सकता है ना। अब इस केस में हम क्या करेंगे फिर, हमें दिया है कि 5 मोल जो ए का है वो रिएक्ट करता है 6 मोल बी के साथ। ठीक है, 5 मोल रिएक्ट करता है 6 मोल बी के साथ। अब हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि हमारा जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो डिटरमाइन करता है सी कितना बनेगा ना, जो पहले खत्म होगा उतना सी बनेगा। तो अब हम कायदे से अगर सी को भी इधर कंपैरिजन में डाल दे, 2 मोल 3 मोल देगा, 2 मोल अगर 3 मोल देगा, है ना, और 5 मोल फिर कितना सी देगा ये हम निकाल सकते हैं। यूनिटरी मेथड है बेसिकली, वो होगा 15/2 7.5।
यूनिटरी मेथड लगाएं, अब 2 मोल 3 मोल ऑफ सी दे रहा है, तो 5 मोल कितना देगा? ठीक है, तो 5 मोल देगा 7.5। लेकिन ये हमने किसके टर्म्स में बोला? ये हमने बोला ए के टर्म्स में, ए के टर्म्स में बोला। सिमिलरली अगर हम बी के टर्म्स में बात करें, ठीक है, अब मैं बी के टर्म्स में बात कर रहा हूं, तो ए की वजह से हमें मिला है 7.5, ये यहां लिख देते हैं। ए में आप कंफ्यूज हो जाओगे तो मैं कैपिटल कर देता हूँ उसे। ठीक है, अब मैं बी के टर्म से बात करता हूं, तो 4 मोल बी में हमें 3 मोल मिल रहे हैं, है ना? तो 6 मोल्स में कितना मिलेगा? तो बेसिकली 6 into 3 डिवाइडेड बाई 4, 18 डिवाइडेड बाई 4 होता है 4.5, 4.5, है ना? सो 4.5 दे रहा है। अब यहां याद रखें, हमारे प्रोडक्ट्स में जिसकी वजह से कम फॉर्म होता है वो लिमिटिंग रिएजेंट हमने पढ़ा था ना, क्योंकि वो जल्दी खत्म हो जा रहा है ना? तो हम देख सकते हैं कि बी के अकॉर्डिंग सी कम फॉर्म हो रहा है ना? बी के अकॉर्डिंग क्योंकि सी कम फॉर्म हो रहा है, हमारा जो ये बी है वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। एक और तरीका है आपका बताने का, आप क्या करो, इसको डिवाइड कर दो। मैं क्या बोल रहा हूं, एक को ए के लिए हम कर देंगे 5/2, क्योंकि 5 मोल दिया है, रिएक्शन के अकॉर्डिंग 2 मोल यूज हो रहा है, राइट? उसी तरह बी के लिए हम कर देंगे 6/4। अब इन दोनों में से जो छोटा होगा, देखो ये कितना आएगा, ये 2.5 के करीब आएगा, राइट? और ये कितना आएगा, ये 1.5 के करीब आएगा। कम कौन सा आ रहा है? बी आ रहा है ना, तो बी लिमिटिंग रिएजेंट है, खत्म बात। आप ये भी कर सकते हो, ठीक है? तो आपको ये वाला मेथड अगर करना है कितना सी बनेगा ये कर सकते हो, नहीं तो ये मेथड है जहां आप डायरेक्टली डिवाइड करो तो बी बन जाएगा। ये वाले मेथड करने से क्या है, जो हमारा सी वाला मेथड है, हमें दूसरे सवाल का भी आंसर बेसिकली एक तरह से मिल गया कि लिमिटिंग रिएजेंट कितना सी क्या बनाएगा, राइट? तो इन दी एंड सी कितना बनेगा? 4.5 बनेगा। क्यों? क्योंकि हमने देखा सबसे ज्यादा कम जिसके साथ बनेगा बी किससे बनेगा, और बी कितना बनने दे रहा है? 4.5 बनने दे रहा है। तो हमारा जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो बी है, और वो हमें 4.5 मोल्स ऑफ सी बना के दे रहा है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं मैच द फॉलोइंग के टाइम पे। अब मैच द फॉलोइंग जो यहाँ पर है, ये सारे हमारे मोल कॉन्सेप्ट्स के रिलेटेड जो मैच द फॉलोइंग है वो ही है ना? आपको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स है ज्यादातर, तो 88 ग्राम्स ऑफ CO2 में कितने मोल्स है? CO2 का मास अगर हम ले तो वो आता है 44, नंबर ऑफ मोल्स कितना? उसमें 2 मोल्स है, राइट? तो इस हिसाब से जो हमारा ए है या 1 है, ये मैच होगा बी के साथ। 1 मैच हो रहा है यहाँ पर बी के साथ। अब आप देख सकते हो H2O का ये अवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। अवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमेशा 1 मोल देते हैं, तो 2 जो मैच हो रहा है वो मैच हो रहा है हमारे सी के साथ। 5.6 लीटर्स ऑफ O2 एट STP। STP यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, राइट, जो होता है 22.4। कितने मोल्स होंगे? तो 1 मोल में STP पे होता है 22.4 लीटर्स। कितने मोल्स में? हमारा 5.6 होगा, तो ये होगा 5.6 डिवाइडेड बाई 22.4, ये आएगा हमारा 0.25। तो इससे हमारा जो थर्ड वाला है वो ए से मैच होता है। 96 ग्राम्स ऑफ O2 कितना मास का होता है वो, है ना? 3 मोल्स, क्योंकि O2 का मास होता है 32, राइट? तो अब अगर 32 ग्राम मतलब 1 मोल होता है, तो 96 ग्राम 3 मोल्स हो जाएगा। और 1 मोल ऑफ एनी गैस बेसिकली अवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन करता है, तो इसीलिए जो फिफ्थ वाला है वो मैच हो रहा है डी के साथ। ठीक है, 37th वाला सारे यूनिट्स के हैं, तो अगर आपको पता हो
मास का यूनिट क्या होता है, केजी होता है। डेंसिटी का यूनिट क्या होगा, ग्राम पर एमएल। ये तो बहुत सिंपल सवाल है। तो ये वाला आप खुद कर लीजिए, 37th वाला, क्योंकि ये डायरेक्ट यूनिट्स हैं। अब आ जाते हैं हम असर्शन और रीजन टाइप पे। असर्शन और रीजन टाइप बेसिकली क्या होता है, असर्शन एक तरह से हमें स्टेटमेंट बोलते हैं, और उस स्टेटमेंट का जो करेक्ट रीजन है या इनकरेक्ट रीजन है वो दिया है, आई मीन रीजन दिया है, और आपको पता करना है कि जो ये स्टेटमेंट है ये करेक्ट है और इसका जो रीजन है ये भी करेक्ट है कि नहीं है। ठीक है। तो 38 वाला हम बात करें, एम्पेरिकल मास ऑफ इथीन जो है इज हाफ ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर मास बोला है। ठीक है। तो एम्पेरिकल मास इथीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C2H4। राइट, ये है इथीन। इथीन का ये है मॉलिक्यूलर मास। इसका एम्पेरिकल मास क्या होगा, इसको कॉमन कर से डिवाइड कर देंगे तो CH2 होगा। तो अब ये बोल रहा है, ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, तो हमें सॉरी एम्पेरिकल फॉर्मूला है, तो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी पता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला भी पता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर हम देखें तो ये होगा 12 × 2 + 1 × 4, 24 + 4 28। ठीक है। इसी हिसाब से अगर हम देखें ये कितना होगा, 12 + 2 14। तो जो हमारा रीजन है, असर्शन है, वो तो करेक्ट है। राइट। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, एम्पेरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, जो कि करेक्ट रीजन है। हमने क्या करा, इस फॉर्मूले को अगर हम सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में करें, हमने 2:4 को बेसिकली इसके सिंपल रेशियो में बना दिया, जो कि था 1:2। तो इसमें दोनों असर्शन और रीजन करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। अब 39th क्वेश्चन अगर हम देखें तो वो बोल रहा है, वन एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज 1/12 द मास ऑफ अ कार्बन, वो एटम। राइट, कार्बन 12 एटम, जो कि सही चीज है। हमारा बेसिक एटॉमिक मास का जो डेफिनेशन है वो है। और ये है रीजन दिया है कि कार्बन 12 आइसोटोप जो है वो मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप है कार्बन का, जो कि सही है। और हमें ये भी पता है कि इसी वजह से हमारा जो कार्बन 12 एटम है वो बेस की तरह माना गया है हर एक मास निकालने के सवाल में। राइट। तो 39th का अगर हम देखें तो 39th में क्या है, हमारा कार्बन 12 का जो आइसोटोप है वो ज्यादा एक सही है, लेकिन कार्बन 12 को ये लेने का रीजन बेसिकली वो नहीं था। राइट। कार्बन 12 नहीं है हमारा स्टैंडर्ड, इसीलिए नहीं है क्योंकि वो आइसोटोप में अबंडेंट है, ये रीजन नहीं है। तो हमारा यहाँ पर जो है वो ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, जो कि है ए और आर जो है वो करेक्ट है, लेकिन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब हम 40th ले लेते हैं, द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.0023 है एंड दैट ऑफ 200 इज 1। तो हमें ये पता है जो एंड ऑफ द नंबर डेसिमल पॉइंट के बिना वाले जो नंबर्स है, अगर उसके एंड में 0 है, वो डिपेंड किस पे होता है, वो डिपेंड होता है एक्यूरेसी पे, है ना। क्योंकि ये एक्यूरेसी पे डिपेंड होता है, हम देखो ये तो करेक्ट है कि उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और इसमें 1 है, लेकिन 200 में क्या है, हमें पता वो एक्यूरेसी पे डिपेंड होता है कि वो कितना ज्यादा सिग्निफिकेंट बनता है। तो कायदे से जो रीजन बताया, यानी कि 0 एट द एंड और राइट ऑफ द नंबर सिग्निफिकेंट, है ना, वो गलत है। इसीलिए इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट, आई मीन थर्ड ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि जो रीजन दिया है वो गलत रीजन दिया है। अब हम देखें 41, तो कंबशन ऑफ 16 ग्राम्स ऑफ मीथेन गिव्स 18 ग्राम्स ऑफ वाटर। कंबशन के इक्वेशन ऑर्गेनिक में बेसिकली होते हैं, हमको दिया है मीथेन यानी कि CH4 दिया है, और कंबशन बेसिकली होता है O2 के प्रेजेंस में। तो CH4 + O2 बेसिकली हमको देता है CO2 + H2O, होता है ये रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन ऑब्वियसली बैलेंस्ड नहीं है, लेकिन फिर
ओवरऑल यही रिएक्शन है। अगर मैं इसको बैलेंस कर दूं तो यहाँ पर टू आता है। हाँ, तो ये यहाँ पर टू आएगा और यहाँ पर टू आएगा। पूरा रिएक्शन बैलेंस हो गया। ओके, अब ये बोल रहा है 16 ग्राम देता है 18। इसका मास हमने देखा है 16 ग्राम, इसका देता है H2O का 18 देता है। ओके, लेकिन क्या ये सही है? नहीं, सही नहीं है, क्योंकि हम देख सकते हैं 16 ग्राम इसका मोलर मास है। ये 2 इंटू H2O मतलब 2 इंटू 18 देना चाहिए, यानी कि 36 देना चाहिए। तो हम देख सकते हैं जो असर्शन है हमारा वो गलत है, यानी कि ए तो फॉल्स है। कंबशन वाटर इज द ओनली वन प्रोडक्ट? नहीं भाई, वाटर इज नॉट द ओनली वन प्रोडक्ट, क्योंकि जो हमारा वाटर है हमारा वन ऑफ द प्रोडक्ट बोले, नॉट दी ओनली वन प्रोडक्ट। तो हम देख सकते हैं दो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, राइट? तो दोनों में से एक प्रोडक्ट वाटर है, तो रीजन ट्रू है, यानी कि ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, जो कि क्या है हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, अब अगर हम देखें लॉन्ग आंसर टाइप, जो कि हमारे आखिरी के चार क्वेश्चन है, जो लेंदी लेंदी क्वेश्चन है, तो ये करते हैं। ठीक है, A vessel contains, 42nd question है, a vessel contains 1.6 grams of dioxygen at STP, जो कि दिया है, कंडीशन क्या है? The gas is now transferred to another vessel constant temperature पे। देखो constant temperature है तो कहीं ना कहीं बॉयल्स लॉ लगेगा यहाँ पर। Where water pressure becomes half of the original pressure, calculate the volume। ओके, तो डाइऑक्सीजन सबसे पहले अगर नहीं पता है तो होता है O2। ठीक है, O2 जिसका मास हम जानते हैं 32 है। अब अगर हम निकाल देते हैं कि मोल्स कितने हैं, तो ये होगा 1.6 डिवाइडेड बाय 32, बेसिकली हाफ इंटू 1/10। 0.5 डिवाइडेड बाय 10, बेसिकली 0.05। ठीक है, 0.05 मोल्स है। ठीक है, अब हमने बोला है एसटीपी पे होता है, राइट? तो हमें पता है 1 मोल कितना वो लेगा एसटीपी पे, 22.4 लीटर्स। तो 0.05 कितना लेगा? एक्स लेगा। तो एक्स को अगर हम कैलकुलेट करेंगे वो बेसिकली होगा 22.4 इंटू 0.05, जो कि बेसिकली होता है 1.12 लीटर्स, है ना? अब देखो, V1 मिल गया, P1 दिया है 180 एम, P2 दिया है हाफ बन जाते, यानी कि 1/2 दे दिया। लगाओ P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। P1 दिया है, V1 दिया है, P2 दिया है, V2 निकालना है, सीधे फॉर्मूला है, तो ये अभी आप कर सकते हो। और सेकंड वाला बोल रखा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो 1 मोल में एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो 0.05 में कितने होंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, बहुत सिंपल सवाल है फिर। तो ये आपका 42nd क्वेश्चन हो गया, राइट? P1 V1 ये मैं कैलकुलेशन आप पे छोड़ रहा हूँ, ये फॉर्मूला यहाँ पर है, ये हमारा बॉयल्स लॉ है। और हम बॉयल्स लॉ क्यों लगाया? बॉयल इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ मैं बोला था कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो इसीलिए हमने बॉयल्स लॉ लगाया है इस पे। ठीक है, अब 43rd क्वेश्चन देखते हैं। 43rd क्वेश्चन क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद HCl टू गिव CaCl2 एंड CO2। तो ये रिएक्शन दिया है यहाँ पर। What mass of CaCl2 will be formed when 250 ml of 0.76 molar HCl reacts with 1000 grams of CaCO3? ठीक है, तो अब अगर मैं ये रिएक्शन देखूं, ये रिएक्शन अगर हम एनालाइज करें तो रिएक्शन क्या दिया है? CaCO3 प्लस 2HCl, राइट? ये दिया है CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। बैलेंस रिएक्शन दे रखा है इन्होंने। अब ये बैलेंस रिएक्शन में हम देख सकते हैं 1 मोल CaCO3 का कितना दे रहा है हमको? HCl के 2 मोल्स के साथ रिएक्ट हो रहा है और 1 मोल CaCO3 है। ठीक है, अब यहां पर हमारा जो है डिवाइड हो जाएगा। लिमिटिंग रिएजेंट हमें ढूंढना है। सबसे पहले हमको क्या दिया है? 250 ml ऑफ
0.76, तो हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl कितना होगा? 0.76, यानी कि हम, क्योंकि हमें पता है मोलारिटी का जो फॉर्मूला होता है वो लिख लेते हैं पहले। तो मोलारिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, राइट। तो हमें यहां से HCl का नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा जो कि हमें इस रिएक्शन में यूज करना है, ठीक है। तो वो होगा 0.76 वॉल्यूम लीटर में, यानी कि 250 ml कितना लीटर होता है? 250 डिवाइडेड बाय 1000, 1/4 के करीब होगा, राइट। 1/4 के करीब होगा, तो ये आएगा 0.19। ये बेसिकली हमारा क्या है? NHCl। तो मेरा NHCl जो है वो आ रहा है 0.19। सिमिलरली अगर मैं निकाल लूं CaCO3 का नंबर ऑफ मोल्स दिया है, मास दिया है, तो इसका नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं, मास डिवाइडेड बाय मोलार मास। कैल्शियम का मास होता है 40, कार्बन का होता है 12, और ऑक्सीजन 3 × 60, या 16 है क्योंकि वहां 3 ऑक्सीजन के एटम है। सो 1000 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 12 प्लस 3 × 16, 3 × 16 वो कितना होगा? 100 आएगा। तो 1000/100 बेसिकली, जो कि हमारा आता है 10। सो हमारा NCaCO3 का 10 है। अब हम वो डिवीजन वाला मेथड्स करेंगे जो कि हमने किया था यहां वाले सवाल में, लिमिटिंग रिएजेंट वाले सवाल में। कहाँ गया? इस वाले सवाल में 3 2a + 4b क्या करेंगे? दूसरा मेथड लगा देंगे डिवीजन का। सो हम क्या करेंगे? हमें CaCO3 दिया है, हमें दिया है HCl, ठीक है। कायदे से रिएक्शन का देखें हम अगर, तो 1 मोल 2 मोल्स के साथ रिएक्ट कर रहा है। यहां हमारे पास है 10 मोल्स, और फिर यहां दे रहा है वो 0.19। तो ऑब्वियसली अब आप देख सकते हो कि जो 0.19 है, 0.10 डिवाइडेड बाय 1 कर देंगे, 0.19 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो हम देख सकते हैं ये छोटा है ऑब्वियसली। तो हमारा जो लिमिटिंग रिएजेंट है, नेम द लिमिटिंग रिएजेंट, वो कितना है? वो हमारा HCl है, ठीक है। अब एक दूसरा को देखो, 2 मोल्स HCl के दे रहे हैं मेरे को, 1 मोल CaCl2 के, तो 0.19 कितना देगा? एक्स मोल्स देगा, 0.19 एक्स मोल देगा, जो कि बन जाएगा मेरा 0.095। तो मेरे को टोटल 0.095 मोल्स ऑफ CaCl2 बन रहा है इस रिएक्शन में, ठीक है। Define the law of multiple proportion, explain it with 2 examples, and how does this law point out to the existence of atoms? ये वाला जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी से आप सीधे उठा सकते हो डेफिनेशन। ये जो पूरा ब्लॉक है एनसीईआरटी का, वो ये आंसर होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शंस का। ये आप कर सकते हैं क्योंकि हमने मल्टीपल प्रपोर्शन का जो ये लॉ है बहुत बार डिस्कस करा है इस वाले क्लास में, और पिछले वाले क्लास में जब हम सिंगल टाइप के आंसर सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45, जो शायद, हाँ, लास्ट लास्ट आंसर है, लास्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पलर का भी। तो क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है, अ बॉक्स कंटेन्स सम आइडेंटिकल रेड कलर बॉल्स लेबल्ड एज ए, और सारे बॉल्स का, हर बॉल का मास 2 ग्राम्स है। अनदर बॉक्स कंटेन्स आइडेंटिकल ब्लू बॉल्स लेबल्ड बी, और ईच वेइंग 5 ग्राम, यानी कि हर ब्लू बॉल का मास 5 ग्राम है। नाउ कंसिडर द कॉम्बिनेशंस एंड शो दैट लॉ ऑफ मल्टीपल proportions इज एप्लीकेबल, ठीक है। लॉ ऑफ मल्टीपल proportions इज एप्लीकेबल। तो अभी अगर हम ये टेबल देखें तो हमारे चार चार तरीके के हैं, ठीक है। ए है, AB, AB2, A2B,
और A2B3, ये है हमारे तीन। अब यहां देखो, यहां पर खाली एक ए यूज हो रहा है और एक बी यूज हो रहा है, राइट। तो हमारा जो A:B का कॉम्बिनेशन रेशियो है, 2 ग्राम का एक बॉल यूज हो रहा है और 5 ग्राम का दूसरा बॉल यूज हो रहा है, ठीक है। यहां पर अगर हम देखें दूसरी वाली चीजें, ए कितना है, एक है। बी कितना है, 2 है। मतलब एक में, ए में वो है 2 ग्राम वाला एक यूज हो रहा है और ये 5 × 2 यानी कि 10 ग्राम में यूज हो रहा है। सिमिलरली ये आएगा हमारा 4 और 5, और ये आएगा हमारा 4 और 15, राइट। अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में अगर हम देखें तो ये देखो, फिक्स्ड मास रेशियो में ये कंबाइन हो रहे हैं, राइट। जो कि हमारा मान, ऐसे आप कह सकते हो कि कितना है ये, 2 2 4, 4 4 12, 5 5 10 10 20 25, ठीक है। अभी आप अगर देख सकते हो ये कंबाइन किस में हो रहे, सिंपल होल नंबर रेशियोज में कंबाइन हो रहे, राइट। 2 और 5 में, 2 और 10 में, 4 और 5 में, और 4 और 15 में। तो क्योंकि ये सिंपल होल नंबर रेशियोज में कंबाइन हो रहे हैं, और आप देख सकते हो बी फिक्स्ड मास ऑफ ए के साथ ही कंबाइन हो रहा है ना। तो इसीलिए ये हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शंस का जो लॉ है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इस पे एप्लीकेबल है, क्योंकि फिक्स्ड होल नंबर रेशियो, सिंपल होल नंबर रेशियोज में जो है आपके ए और बी साथ में कंबाइन हो रहे हैं। इसीलिए ये वाला जो आपका क्वेश्चन है, ए बी टू, A2B और A2B3, यहां पर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस एप्लीकेबल है। तो इसी क्वेश्चन को के साथ हम खत्म कर देते हैं मोल कॉन्सेप्ट का एग्जाम्पलर। आपको मैंने 2 क्वेश्चन दिए थे, एक तो क्वेश्चन नंबर 44 था और दूसरा था क्वेश्चन नंबर 37, आज जो आप खुद करेंगे, क्योंकि दोनों एनसीईआरटी को देख के आप एक बार कर सकते हैं। तो एक तरह से आपके यूनिट्स का रिवीजन हो जाएगा 37 करके, और आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस का रिलेशन जो है वो खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमने खत्म कर दिया है हमारा मोल कॉन्सेप्ट, और फिर हम अगले क्लास में देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं।